डिस्कशन चल रहा था यार डिफरेंट टाइप के वर्क डन के बारे में। तो आखिरी में जो डिस्कशन हुआ था कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा, एक बार जरा रिवाइज करो। जो एचसीवी के हम 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, किसके बराबर आया था ये? चेंज इन व्हाट विच, मतलब मैकेनिकल, काइनेटिक या फिर पोटेंट? मैकेनिकल। चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा ये माइनस वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये था आपका, राइट है। तो इन ए स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस आप अगर ये मान लो कि इन ए केस वेयर वर्क एक्सटर्नल इज जीरो, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? और अगर हम वर्क एक्सटर्नल वर्क जीरो माने तो सेम इक्वेशन लिखूं, वर्क बाय द इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बराबर चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी ये चीज। और हमारे लिए सिलेबस में जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो मोस्टली, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे लिए मोस्टली एक फ्रिक्शन के फॉर्म में आती है या फिर रेजिस्टेंस के फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब 12th नंबर क्वेश्चन देखो। अगर आप मतलब हम ज्यादातर इस इक्वेशन, मतलब पूरे चैप्टर में ये यूज करेंगे, और इसको एक और थोड़ा सा और अगर एक स्टेप और आगे लेके जाओ, फ्रिक्शन का वर्क मान लो कहीं पर निकालना होगा, तो फ्रिक्शन का वर्क जरा रिकॉल करिएगा। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में रिकॉल करो कि अगर आपका फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का है तो इसके बारे में कहा था कि पूरा जो वर्क डन आएगा इसका, पूरे सिस्टम के लिए इसका वर्क डन जीरो आएगा। और अगर ये फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का है तो वर्क जो आया था इसका वो माइनस ऑफ एफ इंटू डी था, एक बार याद करना। और सिंगल ब्लॉक के केस में और डबल ब्लॉक के केस में डी का मतलब कुछ और था यहाँ पर। जो डबल ब्लॉक के केस में डी का मतलब था रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। डिस्टेंस, ये वर्ड थोड़ा सा क्लियर करना है यार। इवन फॉर सिंगल ब्लॉक अगर जाओगे, सिंगल ब्लॉक के केस में डी का मतलब होगा डिस्टेंस। फॉर अ सिंगल ब्लॉक डी स्टैंड फॉर द डिस्टेंस वैल्यू, नॉट द डिस्प्लेसमेंट पार्ट। और अगर टू ब्लॉक सिस्टम की बात करते हो आप जहां पर, तो द सेम डिस्टेंस विल बी द रिलेटिव डिस्टेंस। अब इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रहे हैं कैसे आएगा। सॉरी, स्क्रीन कट हो गई। आप देखो ना, इसका डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? इसको फ्रिक्शन का वर्क डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि अगर हम इमेजिन करो, आप कोई टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखो आप, एम मास की ब्लॉक, और इसको अगर हम सपोज L1 डिस्टेंस इस तरफ मूव करें, फिर L2 डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाएं, और फिर बाद में आप मान लो L3 डिस्टेंस इधर आ जाओ, या फिर वापस L1 डिस्टेंस आ जाओ। मतलब इस तरीके से ब्लॉक को मूव किया जा रहा है, L1 L2 एंड देन वापस L1। तो जब यहाँ पर जाओगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी अगर ये L1 डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अपोजिट टू द L1 आएगी। तो वर्क इस L1 पार्ट पर जो होगा, L1 पार्ट के लिए फ्रिक्शन की वर्क डन, वो लिखेंगे माइनस ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय L1। L2 पार्ट के लिए फ्रिक्शन का वर्क निकालेंगे अगर, तो इस L2 पार्ट पर फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट आएगी, तो उसका वर्क आप लिखोगे माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाय L2। फिर तीसरे पार्ट L1 पे जब आएंगे तो ऑब्वियसली जब मोशन डायरेक्शन इस तरफ होगा तो आपका फ्रिक्शन अपोजिट साइड पे काम कर रहा होगा, तो फिर से हमारा वर्क आएगा माइनस ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय L1, यानी कि टोटल वर्क बाय द फ्रिक्शन इज माइनस एफ L1 माइनस एफ L2 माइनस एफ L1। और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस ऑफ एफ, कॉमन ले ले अगर,
तो L1 प्लस L1 प्लस L2 यानी कि 2L1 प्लस L2, और ये काइनेमेटिक्स के हिसाब से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या डिस्टेंस कहेंगे? डिस्टेंस, यही वर्ड यूज कर रहे हैं कि डी स्टैंड फॉर द डिस्टेंस पार्ट। क्योंकि अगर हम काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट पूछें इसका कि अगर हम यहाँ से यहाँ गए हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा वो तो ये वाला बनेगा आपका। समझ आई बात आपको? फिर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हम फ्रिक्शन का वर्क डन इस फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल सकते भाई? वर्क बाय फ्रिक्शन जो हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते आप? तो इस फॉर्मूले की अपनी एक लिमिटेशन दी गई थी कि जो फोर्स होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पर फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट नहीं है। इस लेंथ के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, L2 लेंथ के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और L1 लेंथ के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वर्क डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। रीजन, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड अप टू दिस पॉइंट अगर आप ये पूरी जर्नी कंसिडर करो तो पूरे जर्नी में फ्रिक्शन की डायरेक्शन 2 बार चेंज हुई। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन का वर्क यहाँ पर अलग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर अलग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर अलग कैलकुलेट करेंगे। तो अल्टीमेटली रूल बन करके यही आएगा कि फ्रिक्शन का जब भी वर्क निकालोगे तो डी इज द डिस्टेंस पार्ट, कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज करेंगे उसमें। जैसे याद रहेगा ये चीज, फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस के केस में जो वर्क डन होगा वो जर्नी के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डिपेंड करता तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फिर सोच के देखो ना, अगर वर्क डन डी और डिस्प्लेसमेंट होता, मान लीजिए हम कहते हैं कि डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो फिर तो राउंड ट्रिप पूरा कर लो आप, राउंड ट्रिप पूरा करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो उस हिसाब से तो वर्क बाय फ्रिक्शन जीरो आ जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता फिर। तो डी कैन नॉट बी द डिस्प्लेसमेंट पार्ट। और ये दो ही कैटेगरी प्रॉब्लम्स की आती है, या तो सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम आता है या फिर टू ब्लॉक, बट टू ब्लॉक प्रॉब्लम मोस्टली मोमेंटम वाले चैप्टर में आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मर्ज होकर के आता है। शीट्स कंप्लीट हो गए, सबको मिल गई है? चलो अब देखो, सॉरी तो कहाँ मिली अभी, लो भाई। तुमको भी नहीं मिली अभी? अभी दी तो थी एक क्या? सबके पास है ना ये? जरूर फटाफट देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन, इसी ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट का देखो अगर आप, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, अच्छा एक मिनट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों का बेसिक पर्पस एक ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी पार्टिकल जो है वो जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो देख करके, तो पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P to Q via the path PAQ and then placed back to the point P via the path, मतलब वापस उसी पॉइंट पर आ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, और वर्क बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के केस में जीरो हो जाएगा ये, बिकॉज वो कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन जीरो हो जाएगी। बट वहीं पर सेकंड पार्ट देखो जरा क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी सेम प्रोसेस हो रहा है, उसमें भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, बट यहाँ वर्क जीरो नहीं आएगी, क्योंकि ये बात हो रही है फ्रिक्शन फोर्स की जो कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसका वर्क क्या लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे आप उस पूरे पाथ का टोटल डिस्प्लेसमेंट, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिस्टेंस हो गया, और उसमें माइनस ऑफ फ्रिक्शन और लगा दें, मतलब माइनस ऑफ म्यू इंटू नॉर्मल, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होती है।
मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, उसके बाद वाले थोड़े से अपने आप ट्राई करना। देन हम यहाँ पर आ रहे हैं क्वेश्चन पे। 12th नंबर क्वेश्चन देखो जरा। अब मैं फिर कह रहा हूँ पूरे चैप्टर में ना मल्टीपल इक्वेशंस पे मत जाओ, पूरे चैप्टर में आप सिर्फ एक इक्वेशन रखेंगे। मतलब ये कुल मिलाकर के यही अब आपका समरी है। एक समरी हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाई थी और एक समरी अब ये हो गई। एक समरी कैलकुलेट की थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जिसमें हमने सभी के वर्क कैलकुलेट करके दिखे थे, और अब ये न्यूमेरिकल करने के लिए ये वाला कंसेप्ट। 12th नंबर क्वेश्चन में पढ़ लिया आपने? तो 12th नंबर क्वेश्चन में देखो थ्योरी कौन सी लगाओगे आप यहाँ पर। एक में बच्चा एक बार हम बता दें तो अपने आप कर लोगे, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन में। तो इसमें सब देखिए, सबसे पहले तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था, ये डिफाइन करने के लिए सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस 12th क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं कि लेट द सिस्टम बी द पार्टिकल एंड अर्थ, सिस्टम बी द पार्टिकल एंड अर्थ। अब आप बता पाओगे इंटरनल फोर्स कौन सा है यहाँ पर? ग्रेविटी। वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? और कोई इंटरनल फोर्स यहाँ पर नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है क्वेश्चन? तो हाँ, एयर रेजिस्टेंस मान लीजिए, एयर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स है। और कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव है यहाँ पर? नहीं है। तो इंटरनल फोर्स तो सिस्टम के हिसाब से आएगा, सिस्टम पार्टिकल और अर्थ है, ये आपस में ग्रेविटी की फोर्स लगा रहे हैं, वो कंजर्वेटिव है। तो इस क्वेश्चन में इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, और एयर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा, तो उसका वर्क क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सीधा सा आंसर हमारा ये हो जाएगा दैट वर्क बाय एयर रेजिस्टेंस। अब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आएगी। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स पूरे सिस्टम में ग्रेविटी की है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में देखा जाए तो वो हो जाएगी हाफ एम वी टू स्क्वायर, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप, और बाद में इनिशियल वाले में वी वन स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो वो एच हाइट पर चला गया, जब एम जी एच अगर हम ये मान लें कि ग्राउंड पर जीरो था, तो फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मल्टीपल इक्वेशन मत लगाना, मैं फिर बोल रहा हूँ वरना फंस जाओगे आप, अगर ये सोचोगे कि हम कुछ नया कुछ ट्राई कर ले। नहीं, ये इक्वेशन मोर देन इनफ इक्वेशन है हमारे लिए, पूरे चैप्टर को सॉल्व कर रही है, पूरा पूरा चैप्टर इस सिंगल इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। साथ में ये याद रखेंगे कि फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए माइनस एफ इंटू डी में डी जो है वो डिस्टेंस है। 13th क्वेश्चन देखो। H1 H2 हाइट है, तो फिर ओके, तो आप यहाँ H2 कर लीजिए और यहाँ पर H1 कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं फिर से। H1 H2 है तो फिर ये कर लो। ये भी क्वेश्चन बेसिकली कंसेप्ट टीचिंग के लिए था ये। ठीक है, आगे बढ़े और 13th वाला देखो। थर्टींथ क्वेश्चन में पीछे जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, तुम लोगों के पास है असाइनमेंट? नहीं है सर। है ना? 13th देखो अब। कितनी हाइट से पार्टिकल को स्टार्ट किया है इसने? H हाइट से। और अब जरा क्वेश्चन पढ़ करके बताओ, क्या फ्रिक्शन हर जगह पर अवेलेबल है? नो सर। फ्लैट पे है, मतलब यहाँ पर इसकी लेंथ L दी है और यहीं पर फ्रिक्शन भी है। बाकी का पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि स्मूथ पार्ट है, मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और पूछा क्या है उसमें
कि सब हाइट वाइट सब गिवन है, उसके बाद पूछा ये है कि पार्टिकल फाइनली कहाँ पर स्टॉप होगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि पार्टिकल स्टॉप तो इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हम स्टॉप नहीं हो सकते, कभी स्लिप कर जाएंगे। तो ये तो ऑब्वियस है कि स्टॉप इसी के ऊपर करोगे, और ये एक्चुअल में टू एंड फ्रो मोशन टाइप की चीज होगी। ये पार्टिकल यहाँ से स्लाइड करके वापस ऐसे जाएगा पेंडुलम टाइप पे, फिर किसी पॉइंट पर जा करके स्टॉप कर जाएगा, फिर वहां पर स्लाइड करके वापस आएगा, फिर ऐसे टू एंड फ्रो जस्ट लाइक पेंडुलम की तरीके से चलता रहेगा, और फाइनली किसी टाइम पर जा करके यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? ये रिजल्ट यूज करना चाह रहे हैं। सिस्टम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, पार्टिकल प्लस अर्थ। तो अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स क्या रहा हमारे लिए, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अब क्या रहे। पार्टिकल एंड अर्थ को सिस्टम मान ले अगर, तो ग्रेविटी हो गई इंटरनल। आप एक्सटर्नल बताइए, ग्रेविटी के अलावा और। फ्रिक्शन आ गया मान लीजिए, और तो कोई है नहीं। नॉर्मल, नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स बोलोगे इंटरनल बोलोगे? एक्सटर्नल हुआ भाई, इसके अलावा जो कुछ भी है सब मतलब ग्रेविटी के अलावा सब एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके कौन कौन से फोर्स आगे देखिए। वर्क एक्सटर्नल में, तो वर्क एक्सटर्नल में आपके पास नॉर्मल का फोर्स है, वर्क एक्सटर्नल में फ्रिक्शन का फोर्स है। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो सिस्टम लिया है वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहे हैं जो कि कंजर्वेटिव है, तो ये टर्म जीरो आएगी। अब आपको चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी ऑब्वियस है कि पार्टिकल फाइनली इसी सरफेस पर स्टॉप करेगा, और स्टॉप करेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, के फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या ये दोनों वैल्यू जीरो जीरो नहीं आ जाएंगी? काइनेटिक जीरो आएगा बिकॉज स्टॉप कर रहा है, और पोटेंशियल जीरो आएगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आ गया। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो के इनिशियल भी जीरो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh। इससे निकालिए वर्क बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, और नॉर्मल का वर्क जीरो आएगा इस केस में, तो वर्क बाय फ्रिक्शन डायरेक्टली मिल जाएगा हमें। और जो वर्क बाय फ्रिक्शन आएगा, जो अभी डिस्कशन हुआ था हम लोग के बीच में, कि वर्क बाय फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, और क्योंकि फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लग रहा है तो उसकी वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस कैन बी रिटन एज mg, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे d, वेयर d स्टैंड फॉर डिस्टेंस, इक्वल टू दिस माइनस mgh। इसे जरा निकालो डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका। d की वैल्यू 7.5 आ रही है, कैलकुलेशंस करके 7.5 मीटर का डिस्टेंस हुआ ये, जबकि ये ट्रैक कितनी लेंथ का है, ये ट्रैक 3 मीटर का है, और 7.5 मीटर का डिस्टेंस चलना है आपको। कैसे होगा फिर ये? हाँ, 7.5 मीटर डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे ऑन दिस रफ ट्रैक? तो 3 मीटर पहले इधर गए होंगे, फिर 3 मीटर वापस आए होंगे 6 मीटर, और फिर 1.5 मीटर, तो अल्टीमेटली मिड पॉइंट पे जाकर के पार्टिकल स्टॉप कर जाएगा। आया समझ में? 7.5 डिस्टेंस मूव करना है, 3 मीटर इधर 3 मीटर पीछे गए, 6 मीटर हो गया, फिर 1.5। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कितने कितने ट्रिप्स कंप्लीट किए होंगे इसने। तो एक बार इधर से इधर गया, फिर ठीक। अब इसमें एक और पार्ट हो सकता है कि जब पहली बार फर्स्ट ये हाइट आपको दी गई शायद 1.5 मीटर देखा था, 1.5। तो जब पहली बार पार्टिकल यहाँ से निकल करके रफ ट्रैक के ऊपर से जा करके और इधर गया होगा, तो क्या ये उसी हाइट तक गया होगा जिस हाइट से स्टार्ट किया था?
कम या ज्यादा? निकालो कितना आएगा। फर्स्ट टाइम इधर कितनी हाइट पे जाएगा? जब ये इस साइड से निकल करके 1.5 मीटर की हाइट से नीचे आया होगा, फिर इस रफ ट्रैक को क्रॉस किया होगा, तो ये इधर कितनी हाइट तक गया होगा h1? और जो लोग थोड़ा सा रोटेशनल मैकेनिक्स में कंफर्टेबल है वो इस थ्योरम को वहां भी यूज कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ कितना फर्क पड़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लीजिए, सेम प्रिंसिपल वहां भी यूज होता है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि फर्स्ट टाइम वो राइट वाले साइड पर कितनी हाइट पर गया होगा, तो हम तो अभी भी यही थ्योरम यूज करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस रखो कि वर्क एनर्जी पावर मतलब इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें। अब बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रखें अगर ये h1 हाइट पे जाकर के स्टॉप हो गया? 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये 0, और ये आपका mgh, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू mg इंटू, जब एक बार इधर से इधर जाओगे तो फ्रिक्शन के ऊपर क्या डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप? अगर यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फ्रिक्शन ट्रैक 3l, तो यहाँ पर l यूज कर लेंगे, फिर इससे h1 आ जाएगा। कितना रहा? 0.9। फिर पूछ सकते हैं कि जब इधर से वापस घूम करके इधर गए होंगे तो अब इधर कितनी हाइट पे जाएंगे, क्योंकि लगातार इसकी हाइट कम होगी। 1.5 से गया राइट वाले साइड पर, ये 0.9 मीटर तक पहुंचा, फिर वहां से स्लाइड करके पीछे टू एंड फ्रो करेगा, तो अब वापस इस लेफ्ट ट्रैक के ऊपर और कितनी हाइट तक जाएंगे। तो हम सेम इक्वेशन बनाएंगे, बट यहाँ एल की जगह क्या कर लेंगे, चेक करके देखो ना, आपको बार बार नहीं सॉल्व करना है। कितना लगा दो? 12 लगा दो, क्योंकि अगर ये एक बार इधर गया और फिर लौट के इधर आया तो फ्रिक्शन के ऊपर उसका डिस्टेंस 12 हो गया, तो यहीं पर एल की जगह 12 कर लीजिए, तो ये मालूम चल जाएगा इधर वाली हाइट कितनी आएगी। समझ पा रहे हो यार इसको? वो 0.3 आ रहा होगा शायद, देखो इधर, उधर 0.9 गया होगा राइट वाले साइड पर, लेफ्ट वाले पे जब वापस आएंगे तो 0.3 हो जाएगा फिर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ और आ रहा है क्या? 0.3 नहीं आ रहा है? 0.3 आएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से जरा। बोले यार भाई। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के स्प्रिंग है ऑफ कांस्टेंट के, आइडियल स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के। वैसा देखो क्वेश्चन लिख लो वरना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसीडर एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, कंसीडर एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के a block of a block of mass m, a block of mass m is attached to the spring, a block of mass m is attached to the spring। ये श्रीवास्तव जी क्वेश्चन लिखा करो, जानते हो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम हमेशा है। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछो, उनको क्वेश्चन गलत होने के सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि क्वेश्चन समझ नहीं पाते।
ठीक है, a block of mass m is attached to the spring. Find the maximum elongation in the spring. Find the maximum elongation in the spring, and this is in vertical plane. ये दिया है, the system is in the vertical plane. तो आप कुछ मत करें, हम बता रहे हैं इसमें क्या करना। देखो एक बार लॉजिक समझो। मैक्सिमम एलोंगेशन फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है, एक्स मैक्सिमम। हम इसमें क्या कह रहे हैं, सिस्टम किसको डिफाइन कर रहे हैं, देखो जरा। तो सिस्टम डिफाइन करो आप इसमें, स्प्रिंग, ब्लॉक प्लस अर्थ। अब बताइए इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है। स्प्रिंग, ब्लॉक, अर्थ, मतलब कि ग्रेविटी और स्प्रिंग की फोर्स इंटरनल फोर्स हो गई। अब बताइए उसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। एयर रेजिस्टेंस हम जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेंगे तब तक अपने आप नहीं लेंगे। अब तो कोई नहीं है भाई, जब आप स्प्रिंग और ब्लॉक और अर्थ सबको सिस्टम कह रहे हो तो ये सब इंटरनल हो गए। तो इस केस में डब्ल्यू एक्सटर्नल 0। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं। इंटरनल फोर्सेस कौन सी आएंगी, स्प्रिंग की कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी की कंजर्वेटिव। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव 0, डब्ल्यू एक्सटर्नल 0, ये 0 और ये 0, इसका मतलब डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी 0, यानी कि इस प्रॉब्लम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। तो ऑटोमेटिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं कि किन क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्व करनी, किसमें नहीं करनी। मतलब हम दो अलग अलग इक्वेशन बनाए, उससे अच्छा है कि एक सिंगल इक्वेशन रखो अपने पास। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर क्वेश्चन में आना होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके लिए अलग से लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कौन से क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व करनी है, कौन से क्वेश्चन में ये इक्वेशन लगानी है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसी इक्वेशन का स्पेशल पार्ट नहीं दिख रहा आपको। इसी इक्वेशन का स्पेशल पार्ट जब ये टर्म 0 आ जाए और ये टर्म 0 आ जाए। क्लियर हुआ है। अब मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आएंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस से आती है। तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, जब ब्लॉक इससे अटैच किया होगा तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो आएंगी यहाँ पर, एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से और एक ग्रेविटी की वजह से। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाय द स्प्रिंग, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। जब ब्लॉक को इनिशियली अटैच किया होगा तो इसके अंदर कोई इलोंगेशन नहीं रहा होगा, तो स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के हिसाब से 0, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, उसके लिए इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। तो रेफरेंस मानेंगे तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गई। एक्सटेंशन के बाद, वो भी मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद, मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद वेलोसिटी की वैल्यू फिर 0 आएगी, तभी ये एक्सटेंशन मैक्सिमम कहा जाएगा। वेलोसिटी 0, सो नाउ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, रेफरेंस के नीचे जा रहे हो, बिलो रेफरेंस, तो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ mg मल्टीप्लाइड बाय दैट एक्सटेंशन। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इन सबका टोटल करिए, ये मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। ये मैकेनिकल एनर्जी और ये मैकेनिकल एनर्जी को इक्वल कर दो आप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सीधा सीधा आंसर आते। और 10-4-6 क्वेश्चन लगा लोगे तो तुमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप दिमाग में चल रहा होता है कि ये सिस्टम है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। प्रैक्टिस होने के बाद लिखना भी नहीं पड़ता है। समझ लेते हैं, आदत आदत बन जाती है कि हाँ ठीक है कौन सी एनर्जी लिखनी है इसमें। मतलब 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 - mgx + हाफ के एक्स स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 2mg/k का, x = 2mg/k। ऑफ कर दो। आया आंसर, बोलो यार 2mg/k सॉल्व करके। यस सर। तो वैसे जल्दी स्पीड में करते हो, बढ़ाओ यार। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमने एक एक सोल्यूशन और देखा है लोगों का, कई लोगों का एक सोल्यूशन और आता है इसमें। मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने के लिए कुछ लोग ये सोल्यूशन भी लगाते हैं कि इसका फोर्स लगाया है mg
और इसकी फोर्स लगाई kx और उनको आपस में बैलेंस कर दिए, kx बराबर mg। नहीं मतलब ये कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग इसको करते हैं कि मैक्सिमम इलोंगेशन निकालनी है तो फोर्स बैलेंस कर देते हैं। इससे जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअल आंसर का हाफ आ रहा है। क्या गलती है इसमें? ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन पर वेलोसिटी जीरो हुई है, एक्सेलरेशन नहीं जीरो हुई है, याद रहेगा इस चीज के। कभी भी मैक्सिमम एक्सटेंशन पर आप फोर्स बैलेंस नहीं करोगे, ये एक इनकरेक्ट है, लॉजिकली गलत है। क्योंकि फोर्स बैलेंस करने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसमें जीरो एक्सेलरेशन। और अगर हम थोड़ी सी मैथ ही लगाएं तो वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है dx बाई dt और एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है dv बाई dt। तो आपको क्वेश्चन में x को मैक्सिमम करना है कि v को मैक्सिमम करना है? x। तो जिसको मैक्सिमम करना है उसका डेरिवेटिव यानी कि वेलोसिटी जीरो आएगी। अगर हम a को जीरो कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी का केस है वो। यानी कि जिस टाइम फोर्स बैलेंस होगा उस टाइम पर एक्सटेंशन मैक्सिमम नहीं होगी, उस टाइम पर इस ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। लॉजिकल एरर मिली उसमें। और कोई बहुत ऐसा हाई फाई कंसेप्ट नहीं, सिंपल मैथ का मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी चेक करो क्या चीज मैक्सिमम कही जा रही है, उसका डेरिवेटिव जो भी होता है वो जीरो पर ही है। तो अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। सेम क्वेश्चन में व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस ब्लॉक। तो अब क्या करेंगे यार, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी ये तो पहले पता लगाओ, कौन से टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी इसमें, है ना। तो मेन पॉइंट, या फिर अगर हम सिंपल करें, हम कह रहे हैं यार बेसिक ये रखो ना यार, वी मैक्सिमम करना है। वी मैक्सिमम करने का मतलब कैलकुलस की मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रॉपर्टी के हिसाब से ए को जीरो करना होगा, यानी फोर्स बैलेंस करोगे। फोर्स बैलेंस करेंगे तो एक्स की वैल्यू एम जी बाई के आ जाएगी, यानी कि एक्स बराबर एम जी बाई के पर वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। तो उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? तो देन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे आप हाफ एम इंटू वो जो भी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ के और इस एक्सटेंशन का स्क्वायर, और फिर से आप एनर्जी कंजर्व करो। ठीक है, चल सिंप्लीफाई बाद में करना, आप कंसेप्ट देखते जाओ, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है इसे। क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया करो, सिस्टम डिफाइन करने से, चाहे लिखो चाहे ना लिखो लेकिन दिमाग में लाओ। और मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि स्प्रिंग और ग्रेविटी मतलब अर्थ को तो सिस्टम के अंदर ही रखिए आप। अब एक और क्वेश्चन देखो, अब ग्रेजुअली हम थोड़ा सा क्वेश्चन को कुछ अदर कंसेप्ट को मर्ज करके लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे कि मान लो ये पुली है, इस साइड पर स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया जाए और इस साइड पर एक मास लगाया गया। ठीक है, ये दे रखा है कि इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में है, गिवन दैट इनिशियली द स्प्रिंग वाज इन नॉर्मल लेंथ एंड ब्लॉक वाज एट रेस्ट। लिख ले बच्चे लिख ले, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट होते हैं।
यहाँ हर क्वेश्चन में सिमिलर कंडीशंस नहीं आती हैं, कभी कभी इनिशियली इलॉन्गेशन होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो ये एक हैबिट बनाओ कि क्वेश्चन पढ़ करके पहले देखेंगे। इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में है, ब्लॉक एट रेस्ट है। दो पार्ट्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ब्लॉक, एंड सेकंड पार्ट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। और पुली आइडियल है, पुली, स्ट्रिंग और स्प्रिंग तीनों आइडियल है। अब देखो जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है, एक काम करो, आप अपने दिमाग में सोच के देखो कि स्प्रिंग ग्रेविटी, स्प्रिंग अर्थ और ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग अर्थ ब्लॉक सिस्टम मान लेते हैं। तो जैसे ही ये चीज अपने दिमाग में सोचोगे, अपने आप बताइए यहाँ पर डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या लिखेंगे। आप उसको भी सिस्टम मान लो। आप एक काम करो, स्ट्रिंग, पुली, स्प्रिंग, ब्लॉक सब अर्थ मान सिस्टम मान लो। अब बताइए, पूरा पूरा फिगर ही सिस्टम मान लीजिए ना। पुली भी सिस्टम में मान लीजिए, अर्थ को भी सिस्टम में मान ले, स्प्रिंग को भी सिस्टम में मान ले, स्ट्रिंग को भी सिस्टम में मान ले, ब्लॉक को भी सिस्टम में मान ले। अब बताइए एक्सटर्नल फोर्स। अब तो कोई नहीं बचा है, और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव कोई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, इस तरीके से सोचा जाता है कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है मेरे को। तो ये हिंट हो गई। अब हमने सब कुछ सिस्टम के अंदर कर दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रखनी है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, देखिए इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, तो के इनिशियल, इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनिशियली वो रेस्ट पे था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, इसको हम रेफरेंस मान करके जीरो कर सकते हैं। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये भी क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। नॉर्मल लेंथ क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए कभी कभी कह देते हैं इनिशियली द ब्लॉक वाज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ये लाइन लिखी होती कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेज में, तब इसमें कुछ एलोंगेशन रहा होता। क्योंकि अगर ये इनिशियली इक्विलिब्रियम पर है, तो इसका मतलब mg को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए होगी। तो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जीरो नहीं लिखते फिर उस टाइप पर। फिलहाल इस क्वेश्चन में जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो नॉर्मल लेंथ पर है। फिर फाइनली, अब फाइनली का मतलब वो मोमेंट जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये कुछ नीचे आया होगा। मान ले एक्स डिस्टेंस नीचे आया, तो फिर क्या लिखेंगे के फाइनल इसका, हाफ mv²। मैं फिर कह रहा हूँ यार, ये जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो, ये लेक्चर रोटेशनल मैकेनिक्स में डायरेक्टली कॉपी करेंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक करेक्शन करना होता है हमें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेंज कर दीजिए, बस प्रोसेस ही रहेगा। सारा प्रोसेस रोटेशनल मैकेनिक्स में सेम चलता है, अलग से कोई थ्योरी नहीं है उसकी। इनिशियल सॉरी फाइनल ग्रेविटी वाली एनर्जी, तो रेफरेंस के एक्स डिस्टेंस नीचे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग। ये आदत डालो, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, सुनिए, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होंगे सबकी एनर्जी लिखेंगे। और स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और इन सबको कंजर्व कर देंगे। सम ऑफ दीज थ्री इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री। अब इसमें एक्स और फाइंड करना पड़ेगा मुझे, एक्स फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए वेलोसिटी मैक्सिमम बोली गई है, इसका मतलब कि फोर्स बैलेंस करना होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए। अभी वो नहीं मालूम, अभी ये तो समझो पहले आप, मतलब जो इस वर्क एनर्जी वाले चैप्टर का कंसेप्ट है वो तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशंस क्या होंगी। तो कंडीशंस ये हैं कि इस पर फोर्सेस बैलेंस हो जाए। फोर्सेस कैसे बैलेंस करोगे, तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आएगी, तो आप लिखोगे T बराबर mg फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी, T शुड बी इक्वल टू mg। उसके अलावा मैंने कहा थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा ना, क्योंकि अच्छा, अब एक चीज आपको ये सोचनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर मोशन एक्स डिस्प्लेसमेंट का होगा, तो यहाँ पर एलोंगेशन कितना होगा। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट से याद करिए। और जिन लोग पुली वाले में हम लोगों ने कई बार कहा है कि इन दोनों का टोटल जो आता है, इधर का और इधर का टोटल कर दे,
तो ये इसका डबल आता है। यस सर। यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के टोटल का हाफ आता है। तो इधर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इधर इधर कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रिंग फ्लोर से अटैच है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। इधर 0 डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इन दोनों के टोटल करिए, उसका हाफ कर दे, यानी ये x/2 इलोंगेट करेगा। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है कि ये x/2 होगा या 2x होगा। यहाँ तक मैं तो मुझे पता है, लेकिन तुम लोग की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से और कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है। भाई एक एवरेज स्टूडेंट से पूछा जाए तो उसको दिक्कत तो इन्हीं सारे पॉइंट्स में होती है ना कि ये x होगा तो ये क्या बनेगा। और कई बार एग्जाम प्रेशर में ये सब भी ध्यान में नहीं रहता, इधर भी x ले लिया इधर भी x कर दिया, वो भूल गए कि कंस्ट्रेंट वैसी कोई चीज होती है। यानी कि स्प्रिंग x/2, तो यहाँ पर मेरी गलती नहीं हो गई क्या? फाइनल एनर्जी सही लिखा मैंने? नो सर। ये गलत हो गया, क्योंकि एनर्जी तो स्प्रिंग की वजह से आएगी और स्प्रिंग का एलोंगेशन x/2 का है सर। यानी कि यहाँ पर x² डिवाइडेड बाय 4। ये एक मिस्टेक हो जाती है जल्दीबाजी में। नहीं, mg सही है क्योंकि ये मास तो x डिस्टेंस से जा रहा है, लेकिन स्प्रिंग की एनर्जी कैलकुलेट करने में फर्स्ट मूवमेंट पर ये कॉमन मिस्टेक है, जनरली हो जाती है, राइट। उसके बाद जो ये पुली है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये जो स्प्रिंग एलोंगेट हुई है x/2 से, ये इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी विच इज k टाइम्स x/2, और ये साइड में एक इधर टेंशन फोर्स आएगी और साइड में एक इधर की टेंशन फोर्स आएगी, इधर T और इधर T। इस साइड पर एक T दिखाएंगे, इस साइड पर एक T दिखाएंगे। और क्योंकि ये आइडियल पुली है यानी कि मासलेस पुली, मासलेस पुली पर सभी फोर्सेस बैलेंस करो, T प्लस T इक्वल टू kx/2। सेकंड इक्वेशन, 2T should be equals to kx/2 कंडीशंस ऑफ आइडियल पुली। आइडियल पुली मतलब उसका नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होनी चाहिए। आइडियल पुली मतलब ना उसमें मास है ना फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है, मतलब वो खाली एक नाम के लिए लगाया गया है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो इससे हमारे को T की जो वैल्यू मिलेगी वो kx/4 मिलेगी, और फिर ये जो T हम यहाँ लाएंगे kx/4, तो नाउ x की वैल्यू मिलेगी हमें 4mg डिवाइडेड बाय k। ये x वहां रखना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। और इस बात को समझो कि क्वेश्चन टफ कहाँ पे था, आप ये बताओ। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें तो क्या ये वाला पोर्शन टफ है, या सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन टफ है, या फिर सिर्फ ये पोर्शन की बात करो तो ये टफ है, या फिर ये कंस्ट्रेंट की बात करें तो ये टफ है। चारों को अगर अलग अलग डील करना हो तो सब आसान है। भाई अगर अलग अलग आपसे कंस्ट्रेंट पूछा जाए, अलग से ये पूछा जाए, सेपरेटली ये पूछा जाए, सेपरेटली ये पूछा जाए, तो चारों आसान कर सकते हैं। दिक्कत ये होती है कि ये चारों एक साथ जब एक क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे होते हैं तो हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पर मिस्टेक हो जाएगी। और वो ज्यादा जनरल पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो यहाँ पर, सेकेंडली आपका ये कि हमने कंस्ट्रेंट में कुछ गलती कर दी होगी, मान लो x/2 की जगह 2x कर दिया, तो सारा क्वेश्चन बेकार हो गया मेरा। इन पर इसीलिए क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा अटेंटिव हो जाया करो। हो जाएगा आंसर अभी? तो आगे अब क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, मतलब जो ये निकाली गई है 4mg/k, यहाँ पर भी x की वैल्यू 4mg/k, यहाँ पर भी x की वैल्यू 4mg/k, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो वो पार्ट 2-4 लाइनें छोड़ दो घर पे करने के लिए, और इसी में ये बताइए मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या आएगी क्वेश्चन में, व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। आंसर बताना मेरे को, प्रोसेस नहीं, क्योंकि प्रोसेस हम बहुत सुन चुके हैं लोगों से। ये आदत डालो कि हमें आंसर पूरा सही देना है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुका है खाली कैलकुलेशन मिस्टेक से, 2-2 4-4 नंबरों से सिलेक्शन रुक गए।
व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए क्या करना चाहिए। विदिका क्या करेंगे बताओ कुछ। मतलब यहाँ पर ये जो के फाइनल है ये क्या हो जाएगा, जीरो। ऑब्वियसली मैक्सिमम एक्सटेंशन पर ये चीज जीरो हो जाएगी। ये तीन तो वैसे ही जीरो होने, के फाइनल भी जीरो हो जाएगा और ये दोनों बचेंगे आपके। तो अब कंजर्व करके देखो क्या आ रहा है आंसर। मतलब इसको जीरो कर देंगे ना काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वेशन क्या बनेगी, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो माइनस एम जी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाई एट। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर, के एक्स स्क्वायर बाय तो 2। मैक्सिमम एक्सटेंशन इज 8 mg बाई के। सोच के देखिएगा, इज इट मैक्सिमम एक्सटेंशन या फिर वो 4 mg बाई के आएगा। एक्सटेंशन किस में होगा, ये तो आप 8 mg बाई के तो ये बता रहे हो कि ब्लॉक कितना नीचे जाएगा। वो एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन x बाई टू आधा है उसका। तो आंसर बनेगा 4 mg बाई के। और ये भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर में बड़ी दिक्कत है, दोनों ही ऑप्शन सामने खड़े होते हैं और उसके बाद 8 mg बाई के टिक किया, बढ़ गए आगे। मतलब क्योंकि उसमें तो वैसे भी एक्साइटेड मोड में होते हैं, बस कोई एक ऑप्शन दिखने की देर होती है, माइंड वहीं पे कहता है कि बस हो गया क्वेश्चन, अब आगे आगे बढ़ो। ठीक है बच्चा, इन चीजों के लिए अपने आप को ट्रेन करो। मैं फिर बोलूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से ज्यादा अच्छा है कि अपने आप की ट्रेनिंग इस बात पे करो। हम कम भी करेंगे तो पहले अपनी एक्यूरेसी बढ़ाई जाए कि जो भी क्वेश्चन करो उसका सही आंसर होना चाहिए। ज्यादा के चक्कर में जो सही होता है वो भी चला जाता है माइनस में। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये एक मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और जिस सरफेस पर रखा गया वो एक रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक है, क्वेश्चन इज स्प्रिंग इज, क्वेश्चन ये है स्प्रिंग इज elongated by, स्प्रिंग इज elongated by, ये डिस्टेंस है ए नॉट। द स्प्रिंग इज elongated by ए नॉट, कैपिटल ए नॉट। स्प्रिंग इज elongated by ए नॉट and system starts from rest, and the system starts from rest. Find the maximum compression in the spring. Find the maximum compression in the spring. Option A, मतलब part A, sorry, part A for the first time and B for the second time. Maximum compression in the spring, A part for the first time and B part for the second time. एक्चुअली ये periodic motion होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, तो स्प्रिंग बार बार कंप्रेस होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी। कैसे, ऑप्शन नहीं है, दो पार्ट्स है। हमें स्प्रिंग का कंप्रेशन निकालना है, जब वो पहली बार जब कंप्रेस हुई होगी तो कितना कंप्रेस होगी वो बताना है, और वही स्प्रिंग जब दोबारा कंप्रेस होगी तो कितना कंप्रेस होगी। दो पार्ट्स है क्वेश्चन के। तो एक बार वर्बली अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि स्प्रिंग, ब्लॉक और अर्थ सिस्टम में,
इनको तो सिस्टम मान ही लिया करो, कुछ भी हो जाए, स्प्रिंग, ब्लॉक, अर्थ। अगर स्ट्रिंग दिख जाए तो उसको भी सिस्टम कर लो। इससे आप बताओ, मतलब ये चीज हमारे माइंड के लेवल पर इंटरनल दिमाग में चलनी चाहिए कि हमने सिस्टम क्या माना हुआ है। और अगर आपको दिक्कत है बाई चांस, भूलने की बीमारी है, मान लो गजनी टाइप हो आप, तो लिख लो, फिर लिख लिया करो कि हमने क्या सिस्टम माना हुआ। अब बताइए, इस ऊपर वाले इक्वेशन में इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव है कोई? नो सर। कोई इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सिस्टम लिखो। फिर सिस्टम में क्या क्या माना हमने? स्प्रिंग, ब्लॉक, अर्थ। क्या इन्होंने फ्रिक्शन लगाई है? अर्थ, इसको सिस्टम माना है ना आपने? अर्थ मतलब यही चीज तो है। अर्थ मतलब क्या, ये फ्लोर अर्थ में नहीं आएगा? तो इसको सिस्टम माना है ना आपने, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा फोर्स हुआ यहाँ पर? इंटरनल। इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? जीरो। अर्थ को सिस्टम मानने का मतलब इस सरफेस को भी सिस्टम माना है आपने, क्योंकि ये सरफेस अर्थ के ऊपर ही है, हवा में नहीं है। तो हमारा इस केस में डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो है। क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे लिए? इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव हो गया फ्रिक्शन। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि वर्क बाय द फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यही इक्वेशन फिर से ऐसी बन जाएगी। आ रहा समझ में कि हम चाहे जैसी सिचुएशन आएगी, हमारी ये जनरलाइज इक्वेशन अपने आप एडजस्ट हो जाती है। एनर्जी कंजर्व होनी होगी तो भी हो जाएगी, नहीं कंजर्व होनी है तो भी हो जाएगी। फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा देखिए, अगर ये मान ले कि ये स्प्रिंग फर्स्ट टाइम x1 से कंप्रेस हुई है, इफ x1 इज कंप्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अब रिकॉल करिए, वर्क बाय फ्रिक्शन इज माइनस एफ, माइनस टाइम्स फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी, और डिस्टेंस कितना मूव करेगा ये ब्लॉक? स्प्रिंग इलोंगेट है और बाद में कंप्रेस होनी है अगर x1, तो डिस्टेंस मूव्ड विल बी a नॉट प्लस x1, बिकॉज पहले अपना एलोंगेशन खत्म करके नॉर्मल होंगे और फिर वो कंप्रेस करेंगे। इसमें कोई दिक्कत? a नॉट प्लस x1 में तो हो गया हमारा कंसेप्ट माइनस। मतलब हमें हमें कहाँ स्ट्रेस आ रहा है, हमें कौन सा अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला वहां पर जा करके डेवलप कर रहे हैं। बट दिक्कत कब हो जानते हो? जब आप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगाने लगते हो। हर क्वेश्चन में जब डिफरेंट मेथड यूज करते हो तो जाकर के प्रॉब्लम ये होती है कि फिर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एग्जाम में हम कौन सा मेथड चूज करेंगे। क्लियर है क्या? आप इस, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम होगी। मेथड हमेशा ये रखना। राइट साइड पर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी इस केस में? मैक्सिमम कंप्रेशन पर जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली रखनी है कि स्प्रिंग वाली रखनी है? स्प्रिंग वाली, हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत है नहीं, हम हॉरिजॉन्टल सरफेस को रेफरेंस मान लेते हैं, तो कोई हाइट वेरिएशन तो हो नहीं रहा इस केस में। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो भी स्प्रिंग वाली होगी, हाफ के ए नॉट स्क्वायर, तो माइनस हाफ के ए नॉट स्क्वायर। चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जीरो इज द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। एक लाइन के अंदर अपना आंसर आ जाता है। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अरे एक मिनट, सॉरी, हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ रखिए। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, दिस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फाइनल हो गया। अभी क्या कुछ गड़बड़ है? ये गड़बड़ था, सही हो। इसको आप वो लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक टर्म आपका एक्स माइनस ए नॉट का आ जाएगा, एक टर्म एक्स प्लस ए नॉट का आ जाएगा, वो एक्स प्लस ए नॉट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये x1 होगा एक्चुअल में। तो इससे x1 निकालो कितना आ रहा है, पहला कंप्रेशन जो आ रहा है। हाँ, एक में फिर से बोलना है, x1 बराबर ए नॉट
माइनस 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाय के। ऑब्वियसली अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता यहाँ पर तो कंप्रेशन कितना होता, और फ्रिक्शन नहीं होता, सब कुछ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हो रहा होता, तो इसका मतलब जितना इलोंगेट करके स्प्रिंग को छोड़ोगे उतना ही वो कंप्रेस भी होगी, और ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी है। elongation compressions will be same। SHM होता उस टाइम पर। सेकंड कंप्रेशन पे आइए। सेकंड टाइम स्प्रिंग कंप्रेस हुई अगर, इसको ना हम पर डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। देखो हम एक ऐसे वर्चुअल लाइन बना रहे हैं जिसको हम कहेंगे कि ये एक नॉर्मल लेंथ वाली लाइन है। जब हमने, अच्छा यार बोर्ड पे प्लीज, जब स्टार्ट किया था तो कितना एलोंगेशन था उस क्वेश्चन में? ए नॉट। तो वी स्टार्टेड विद ए नॉट एलोंगेशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका सब कुछ। फर्स्ट कंप्रेशन जिस लेंथ पर आया है, पहला कंप्रेशन, वो कैलकुलेट किया अभी हम लोगों ने। फर्स्ट कंप्रेशन x1 कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आई है ए नॉट माइनस 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के। उसके बाद ये वापस इधर आएगा, तो फिर ये एलोंगेट भी होगा। अच्छा अब एक और बात है, देखिए फर्स्ट कंप्रेशन के बाद ये, फर्स्ट कंप्रेशन पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो क्या ये परमानेंटली वहीं रुक जाएगा या वापस लौटेगा? क्या गारंटी है इसकी? क्या गारंटी है कि ये वापस लौटेगा? तो क्या जरूरी है कि स्प्रिंग की फोर्स फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो? अगर स्प्रिंग की फोर्स फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से छोटी होगी तो ये हमेशा के लिए वही रुका रहेगा, वापस लौटेगा ही नहीं कुछ। तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट कंप्रेशन पर, फर्स्ट कंप्रेशन पर स्प्रिंग जो फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी वो k मल्टीप्लाइड बाई x1 होगा, और यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी होगा। तो फर्स्ट कंप्रेशन के बाद हम दोबारा चलना स्टार्ट करें, ये तभी हो सकता है जब स्प्रिंग वाली फोर्स इससे ज्यादा हो। यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके लिए? k टाइम्स x1, k टाइम्स ऑफ x1, यानी x1 मतलब ये चीज, k टाइम्स ऑफ ए नॉट माइनस 2 म्यू एम जी बाई के, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए म्यू एम जी से, अगर इसको दोबारा इधर जाना है तो। दोनों एक ही माने में, अगर मैं म्यूएस लिखे अलग अलग कर देते, अगर अलग अलग होते तो यहाँ म्यूएस होता है, मतलब आइडियली ये म्यूएस आएगा और पहले वाले में म्यू के आएगा, बट फिर वो क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो जाएगा ना। अगर हम इतना अगर डिफरेंशिएट करके चलेंगे तो पहले यहाँ म्यू के यूज करेंगे, अब यहाँ पर म्यूएस चेक करेंगे, तो ये और ज्यादा दिमाग कंसंट्रेट करने वाली बात, क्योंकि पहले ब्लॉक मूव कर रहा था, अब वो रुका हुआ ब्लॉक है। स्टेशनरी ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक लगता है, उसकी लिमिट निकालोगे, उससे ज्यादा होगा। समझो, अब ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब और ज्यादा एडवांस साइड पे चले जाएंगे। तो फिलहाल ये आंसर क्या बनेगा हमारे लिए इसके, अगर देखा जाए तो ये के ए नॉट माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे आपको एक चीज मिल जाएगी, ए नॉट शुड बी मोर देन आई थिंक 3 म्यू एम जी बाई के। मतलब कि अगर स्प्रिंग का जो पहला वाला एलोंगेशन था जब वो स्टार्ट हुआ था, अगर वो एलोंगेशन 3 म्यू एम जी बाई के से ज्यादा होगा तो ही वो फर्स्ट कंप्रेशन के बाद दोबारा चलेगा। अगर उसका पहला ही एलोंगेशन मान लीजिए 2.5 म्यू एम जी बाई के, तो फर्स्ट कंप्रेशन इज द लास्ट कंप्रेशन, बॉडी रुक जाएगी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगी, दैट इज परमानेंट स्टॉप कर जाएगी। तो इसको लेकर के हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं भाई।
या इसी का एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह सकते हो कि व्हाट शुड बी द इनिशियल एलोंगेशन सो दैट द ब्लॉक मेक्स अनदर कंप्रेशन, किसी भी तरीके से। आ रहे हैं समझ? तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए नॉट 3 म्यू एम जी बाई के से ज्यादा है, ये मान के चलिए। करें आगे बढ़े, चलिए। तो ये अब मान लिया जाए कि मान लेते हैं कि ए नॉट 3 म्यू एम जी बाई के से ज्यादा था, जिस वजह से ये ब्लॉक यहाँ से वापस चलेगा, और जब ये वापस चलेगा तो हो सकता है कि स्प्रिंग फिर से एलोंगेट कर जाए। लेकिन ये ऑब्वियस है कि अब दोबारा अगर स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी पहली थी। तो मान लिया जाए इट इज कुछ ऐसा करके x2 x2 इज द एलोंगेशन, x1 कंप्रेस हुआ, इधर x2 एलोंगेट कर गए। एंड मैक्सिमम एलोंगेशन x2 है। x2 वो एलोंगेशन है जब इस ब्लॉक के अंदर वेलोसिटी फिर जीरो होगी। अब ये बताओ ये कैसे निकालोगे? ध्यान से देखते हैं, पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो हमारा यही थ्योरम लगा रहे हैं कि इंटरनल फोर्स बराबर चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क बाय फ्रिक्शन शुड बी चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यही कंसेप्ट तो लगा रहे हैं। फ्रिक्शन का वर्क टोटल कितना होगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड अप टू दिस पॉइंट, अगर हम देखें तो माइनस म्यू एम जी, टोटल क्या डिस्टेंस मूव किया आपने, ए नॉट प्लस x1, फिर x1 वापस आए, हाँ, ए नॉट प्लस 2x1 प्लस x2, ये आपका वर्क बाय फ्रिक्शन हुआ यहां से यहां तक के लिए। अब अगर ये कंसेप्ट ना क्लियर है तो हम बार बार डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे तो फंसते रहेंगे, और अलग अलग करेंगे तो टाइम लगेगा कि हम पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ ये सब करें, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अब ये किसके बराबर करेंगे? और चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। तो अल्टीमेटली आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी भी सिर्फ स्प्रिंग वाली। तो जब ये x2 इलांगेट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के x2 स्क्वायर, और स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के a1 a नॉट स्क्वायर। देखो आर्ट तो यही है कि इक्वेशन कितनी जल्दी बना सकते हो। क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है भाई, कोई आधे घंटे में, कोई 5 मिनट में करेगा। ठीक है, एक काम करिए यही छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम लग जाएगा ज़्यादा। आपको मेथड समझ में आ गया? अब हमें इससे बेसिकली क्या है कि x1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, x1 पहले ही निकाला जा चुका है, a नॉट माइनस इतना करके।
तो एक्चुअली में हमको क्या करना है, x1 की वैल्यू पुट करनी है एंड देन उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब क्या निकालेंगे, x2। तो क्वेश्चन को आप यहीं ड्रॉप कर दो, जो कंसेप्ट था वो समझा दिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलो। वो भी निकालेंगे लेकिन वो फिर टाइम टेकिंग है। तो अब क्या होगा, हम उसको क्वेश्चन चेंज कर दें, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर ये x2 से वापस आएगा। तो उसमें क्या इक्वेशन बनेगी, मान लीजिए जो सेकंड कंप्रेशन आएगी इसकी, भाई सेकंड कम मतलब ये स्प्रिंग ऐसे हुई, हालांकि आप कर सकते हो, देखो इसके बाद क्या होगा ये वापस लौट करके इसको कुछ कंप्रेस करेगा, मान लें x3 कंप्रेशन है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करोगे, जो भी चेंज हो रहा है बार बार यहाँ हो रहा है, a0 प्लस 2x1 प्लस, तो अगर आपको सेकंड वाला कंप्रेशन निकालना है जिसको x3 मान लेते हैं, सेकंड कंप्रेशन x3, तो यहाँ पर 2x2 का टर्म आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये x3 बन जाएगी। समझ रहे हो आप इसको, ये प्रोसेस तो सेम ही, मतलब एक ही स्टेप बार बार रिपीट होता रहेगा। पहले 2x1 ऐड हुआ, फिर 2x2 ऐड होगा, फिर x3, फिर इसके बाद वाला निकालना होगा। तो लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है। तो स्किप करो, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है आपको इतना। अगला क्वेश्चन, HCV का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा किताब खोलो सुभाष जी, HCV की जो एक्सरसाइज है वो खोलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 43। HCV वर्क एनर्जी पावर, क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ एक्सरसाइज। और इस पेज पे आसपास जितने क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे होंगे सब ऑलमोस्ट स्प्रिंग जैसे क्वेश्चन हैं, तो बाकी अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। कौन सा जेई आया हुआ है? हम्म, हम्म, बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन में, बहुत आते हैं। बिलीव मानो, ये अगर तुम्हारी बुक कंप्लीट है तो गारंटी बोलो तुम्हारा फिजिक्स में 60-70 नंबर मेंस में कहीं नहीं गया, बुरी से बुरी हालत में। 43 वाले क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लो। एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्प्रिंग है और उस पर से एक मास नीचे आ रहा है। तो क्वेश्चन जरा आप रीड करो, बाकी तो हम देखते हैं क्या करना है हमें। ऐसा कुछ फिगर है ना, क्या लेंथ दी गई है स्प्रिंग की, क्या मीटर सेंटीमीटर कुछ, मीटर। स्प्रिंग के इधर वाले साइड से है या फ्रंट वाले से? ये 4.8 होगा, ये 4.8 होगा ना सर, ठीक है। पढ़ लिया क्वेश्चन? आप सब पढ़ने का मतलब बार बार ये होता है कि पढ़ करके ये चीज नोटिस करो कि यहाँ पर इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है। कहीं लिखा है क्वेश्चन में कुछ इनिशियली कुछ वेलोसिटी है कि रेस्ट पे है, स्टार्ट हुआ है, रेस्ट पे रहा होगा, ठीक है। ये सब पहले आप नोट कर लो, इसका मतलब इनिशियली कोई स्पीड नहीं है इसमें, इंक्लाइंड प्लेन है, रफ है, ये सब है ना क्वेश्चन में। अब देखो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बेसिकली एक पर्टिकुलर सिचुएशन समझनी है कि वर्क एनर्जी पावर का प्रिंसिपल कैसे यूज होगा यहाँ पर, क्या क्या सिस्टम में मान लो। देखिए ब्लॉक, इंक्लाइंड प्लेन को भी सिस्टम मान लेते हैं, ब्लॉक, इंक्लाइंड प्लेन, अर्थ, स्प्रिंग, ये सब सिस्टम है। तो अब एक्सटर्नल क्या बचा आपका? जीरो, कुछ नहीं, जीरो एक्सटर्नल। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन आ गया,
तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इस क्वेश्चन को करने की इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, वर्क बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इक्वेशन चाहिए। अब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। पहले ये तो समझ आया ना कि करना कैसे है इसको, मतलब ये इस इक्वेशन को किस तरीके से रीअरेंज कर दें तो रीअरेंजमेंट हो गई। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि ये ब्लॉक ने पहली बार स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है, 20 सेंटीमीटर। जब ये ब्लॉक स्लाइड हुआ है तो स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर कंप्रेस किया उसने। इसका मतलब ये ब्लॉक डिस्प्लेस कितना हुआ होगा, अगर 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग कंप्रेस कर दें, 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट की होगी इसने। तो फ्रिक्शन का वर्क क्या लिखेंगे, अगर 5 मीटर आ रहा है तो वर्क बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg, नहीं ये मोशन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है तो नॉर्मल mg नहीं होगा, mg cos थीटा होगा, इनटू डिस्टेंस 5 मीटर। कंसेप्ट सेम है कि माइनस ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, बट फ्रिक्शन म्यू mg नहीं होता हमेशा ना। वो अभी तक आप हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर थे, नाउ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हो, फिर कहीं वर्टिकल सरफेस पे भी आ सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का चेंज। फाइनली जब 5 मीटर कंप्रेस करने के बाद फाइनल के फाइनल प्लस यू फाइनल भी दो, यू फाइनल ग्रेविटी और यू फाइनल स्प्रिंग, ये हो गया हमारा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के इनिशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी एंड इनिशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इतना आसान है, आप देख लो कहीं पर क्या है। के फाइनल बताओ, 0। फाइनल ऑफ ग्रेविटी, ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस का मान है, तो हम फाइनल वाले को ही रेफरेंस मान लेते हैं, 0 हो गया। स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के फाइनली वो कितना कंप्रेस है 0.2, ये हो गई आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के इनिशियली, इसीलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन पढ़ो 0। इनिशियल ग्रेविटी, इस रेफरेंस से कितनी हाइट ऊपर हो, हाइट चाहिए होती है ना, वो 5 मीटर तो वो लेंथ है और ये 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 3 मीटर आ जाएगा। 3 मीटर की हाइट है उसकी। पोटेंशियल एनर्जी mgh के हिसाब से mg इंटू 3। और इनिशियली स्प्रिंग में क्या स्टेटस था, इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल थी कि कंप्रेस थी कि एलोंगेटेड थी, नॉर्मल थी, 0 हो गई इक्वेशन। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम करो। बन गई इक्वेशन, तैयार हो गई हमारी। उसके बाद कैलकुलस बची है, अब आखिरी पार्ट बचता है कि उसमें कोई गलती ना हो, और शायद म्यू निकालना पड़ेगा पहले पार्ट में। क्वेश्चन के बाकी सारा इन्फॉर्मेशन तो दिया है शायद, अगर हम ध्यान से देखें। म्यू और के दोनों ने दिए, सॉरी। तो ये एक इक्वेशन बनी हुई क्योंकि इसमें 2 अननोन्स हैं, म्यू और के। अभी आंसर नहीं आ पाएगा, अभी एक और इक्वेशन चाहिए। वो भी हो जाएगा। इक्वेशन लिखो यार, बाकी ना बाप से को सिंप्लीफाई बाद में करिएगा घर पे अपने आप। इसके बाद क्वेश्चन में एक पार्ट और बोला हुआ है, वो वापस बाउंस किया है, स्प्रिंग को कंप्रेस करके वो ब्लॉक वापस ऊपर गया है। कितना, 1 मीटर वापस गया है या 1 मीटर स्प्रिंग के इस पॉइंट से ऊपर गया है, क्या लिखा है उसने? मतलब मतलब जहां पर वो रुका था वहां से 1 मीटर ऊपर गया है। यस सर। अरे हाँ, ये सब समझने वाला पार्ट होता है क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए। तो ये बताइए, 1 मीटर रिबाउंड करने के बाद की जो हम अगर बात करें और फिर यही इक्वेशन बनाए, एक इक्वेशन ये तैयार हो गई है, इसको हटा देते हैं। तो 5 मीटर नीचे आए
और फिर 1 मीटर वापस गए तो डिस्टेंस क्या कवर किया आपने, ठीक। तो 9 यहाँ पर 5 की जगह 6 कर लो आप। सेम ही प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो वही लगाओगे, टोटल इज 6 मीटर नाउ। मतलब हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और वापस जब रिबाउंड हो गया वहां तक की बात कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर का, तो इधर 5 की जगह 6। नोटिस करना डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ उसका, 5 मीटर नीचे आके अगर 1 मीटर ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, लेकिन हमें फ्रिक्शन के वर्क में डिस्टेंस चाहिए होती है। अब याद रहेगा, इतने एग्जाम्पल होकर कब नहीं भूलोगे। अब इधर क्या क्या करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिर 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, अब की बार इसी को रेफरेंस मान लो, जहां पर रिबाउंड करके गया है वही रेफरेंस मान लीजिए तो 0 हो जाएगी। और स्प्रिंग एनर्जी, जब रिबाउंड हो जाएगा तो क्या स्प्रिंग के अंदर कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन बचेगा, तो ये भी 0 हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ये है जब उसने स्टार्ट किया था, तो शुरुआत जहां से हुई, वहां पर ग्रेविटी की एनर्जी mg इंटू 1 मीटर वाले पॉइंट से वो कितना ऊपर जाएगा, ये 3 मीटर नहीं देखेंगे, देखना, क्योंकि आप अब आप रेफरेंस 1 मीटर ऊपर वाले पॉइंट को कह रहे हो, यानी यहाँ से ये टोटल 4 मीटर बचा, तो 4 sin 37, 4 sin 37 मतलब 12/5, 2.4। और इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी, क्योंकि स्टार्टिंग में भी ये 0 न कंप्रेस था न एलोंगेटेड था। अब देखो इक्वेशन कितनी सिंपल बनती है, तोड़ मरोड़ के करोगे ना कि हम यहाँ से यहाँ करेंगे फिर कंप्रेशन का करेंगे फिर लौटने का अलग बनाएंगे, तो क्या होता है, एक तो उलझन बहुत होती है, बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है। हम जितने 0 ला सकते हैं अपने एनर्जी के टर्म्स में उतना अच्छा है। तो इससे आई थिंक इससे तो म्यू ही आ जाएगा सीधा, क्योंकि इस इक्वेशन में के कहीं आ ही नहीं रहा है, इस इक्वेशन में कहीं के नहीं आ रहा, तो म्यू यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद जो इसके पहले वाली इक्वेशन थी उसमें म्यू की वैल्यू डाल करके के की वैल्यू आएगी। तो दोनों आंसर आ जाएंगे, दोनों ही। ठीक है, एक ये क्वेश्चन अच्छा था और एक देखो बताएं। अच्छा मतलब कि ये है कि आप इसको करने के लिए प्रोसेस क्या लगा रहे हो। एक ये 51 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 और 49, 49 और 51 ये दोनों भी अच्छे क्वेश्चन हैं। फोर्टी नाइन 51 ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी अच्छा लगी। बाकी तो मतलब उनको हम नॉर्मल लेवल ही बोलेंगे। तो एक बार इसको अपने आप अटेम्प्ट करके बताना कैसा होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इधर एक क्वेश्चन देखो और, सिंप्लिसिटी के लिए दोनों मासेस सेम रखते हैं। ठीक है, ये सरफेस रफ है यार, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर गिवन है म्यू, राइट है।
और बाकी जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है वो ये कि इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे है और सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। गिवन है क्वेश्चन में दैट इनिशियली स्प्रिंग इज ए नॉर्मल लेंथ एंड system starts from zero velocity. और देखो मेरे क्वेश्चन लेंदी है, मतलब पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में कराता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कराते कि इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि एज इट इज आएगा क्वेश्चन। हमारा पर्पस कुछ और होता है, रिवीजन करने का भी पर्पस होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ म्यू। What should be the limiting value of mu for system to be at rest? For system to be at rest. मतलब रेस्ट पे छोड़ा है और वो रेस्ट पे ही रहे, तो इसके लिए म्यू कितना होना चाहिए? मतलब मोशन हो ही नहीं इसमें। करो क्या आएगा आंसर जरा। हमें सिस्टम में ये चाहते हैं कि जब रेस्ट पे छोड़ा है तो ये जिंदगी भर रेस्ट पे रहे, इसके लिए म्यू कितना होगा? से ज्यादा या कम? ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली कम होगा तो चल ही जाएगा। ठीक है, वो तो समझ में आ गया कैसे होगा ये। तो क्या करोगे इस, ठीक है मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया, ये एनएलएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है भाई। यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि एमजी की फोर्स, अगर आप इसकी वर्किंग करो तो यहाँ एमजी, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स आएगी, और अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन टी दिखा रहे तो यानी यहाँ वाले स्ट्रिंग में T/2 होगी, और स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पर है तो स्प्रिंग से कोई फोर्स नहीं आएगी। बट ये जो टेंशन फोर्स है ये फ्रिक्शन के लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी म्यू नॉर्मल एट दिस पॉइंट, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है इसलिए नॉर्मल है mg। तो लिमिटिंग केस में t बराबर mg, एक इक्वेशन बन जाएगी t इक्वल टू mg की, और एक इक्वेशन ये बना लो T/2 बराबर म्यू इंटू mg। तो इससे म्यू हाफ आ जाएगा सॉल्व करके। तो हाफ से अगर ज्यादा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो ये रेस्ट पे छोड़ोगे, रेस्ट पे ही रहेगा। अग्रीड इस बात पे? चलिए तो हो गया, ये एनएलएम का पार्ट था इसमें। अब हम जो इस चैप्टर का पार्ट है उस पे आते हैं। गिवन दैट म्यू इज 0.4, क्या मतलब हुआ इसमें? कर जाएगा। अगर मैं यहाँ 0.6 दे देता तो नहीं करता। तो नाउ फर्स्ट पार्ट, फाइंड मैक्सिमम स्पीड इन ब्लॉक, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड इन ब्लॉक। और सेकंड पार्ट, मैक्सिमम दोनों की, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक्स, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं इसको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता हूँ इसमें। इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि जैसे कि इस क्वेश्चन में जो टेंशन फोर्स आएगा वो वेरिएबल आएगा या कांस्टेंट आएगा। टेंशन की जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में, वो जैसे जैसे ब्लॉक मूव करेंगे वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू चेंज होगी, या फिर टेंशन की वैल्यू पूरे प्रॉब्लम के अंदर, मतलब ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ ब्लॉक टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और अगर वो चेंज हो रही है तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जिसके ऊपर हम कोई ग्राफ पूछ सकते हैं कि टेंशन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। मैं तुम्हें खाली वो माइंडसेट दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं।
आपके देखे हुए क्वेश्चन में ही चाहिए नए नए क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला पार्ट देखते हैं यार, फर्स्ट पार्ट बता रहे, सब बता रहे, देखो फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं ना। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड, वो तो बाद में निकालेंगे, स्पीड स्पीड बाद में निकालेंगे। पहले आप यहाँ देखो कि ये इक्वेशन यहाँ पर किस तरीके से यूज होगी। सिस्टम में सब कुछ है, स्प्रिंग, ब्लॉक्स, स्ट्रिंग, पुली, फ्लोर, अर्थ, सब सिस्टम में, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इंटरनल फोर्स के नाम पर यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स कंजर्व नॉन कंजर्व, इंटरनल तो वैसे बहुत कुछ है। इंटरनल फोर्स में स्प्रिंग भी आएगी, इंटरनल फोर्स में ग्रेविटी भी आएगी, क्योंकि जब सारा ही तुमने सब कुछ सिस्टम कर दिया है तो सब कुछ इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन हमको इंटरनल फोर्स में कौन सा चाहिए, वो है फ्रिक्शन। तो एक बार फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, वर्क बाय फ्रिक्शन शुड बी चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको कैसे यूज करें, तो फ्रिक्शन का वर्क क्या लिखेंगे, देखो वर्क बाय फ्रिक्शन। तो मान लेते हैं ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस आगे गया, तो फ्रिक्शन का वर्क लिखा जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स। एलएचएस तो हो गया, अब आप आरएचएस पे जाओ। फाइनल मैकेनिकल, हम डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, मैकेनिकल फाइनल माइनस मैकेनिकल इनिशियल। तो फाइनली मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या पार्ट्स आएंगे, काइनेटिक एनर्जी, मान लिया इसकी वी वेलोसिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए कि अगर ये वी है तो फिर ये कितना होगा, अगेन पार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट। और इस टाइप का एक क्वेश्चन 19 की जेई पेपर में था यार, हम तो फिर भी सिंपल पूछ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक पुली लगा दी थी और उसके दोनों तरफ 2 मार्क्स लटका दिए थे एडवांस पेपर में। कंस्ट्रेंट वहां भी चाहिए था हमें, ये वी है तो यहाँ पर कितना चाहिए, वी बाय 2। हाँ ठीक है, इसको बार बार चेक किया करो। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी आएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि जब सारा कुछ ही सिस्टम लिया है आपने तो सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखो। हाफ एम है वी स्क्वायर इसका, और इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बाई 2 का स्क्वायर। तो टोटल अगर निकालोगे तो ये एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी स्क्वायर बाई 8, जो पूरा सॉल्व होकर के आएगा 5 बाई 8 एम वी स्क्वायर। चेक कर लो, 5 बाई 8 एम वी स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों में से किसके पास ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी आई, तो इसको अगर इसके इनिशियल पॉइंट को रेफरेंस मानेगा, इनिशियल वाला रेफरेंस मानिए, तो फाइनली वो कितना नीचे गया, एक्स बाई 2 कंस्ट्रेंट। अगर ये एक्स बढ़ा है तो वो एक्स बाई 2 नीचे गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस हैंगिंग ब्लॉक माइनस एम जी एक्स बाई 2, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपकी टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम माइनस इनिशियल पे आते, इनिशियली सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जीरो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल थी, जीरो एनर्जी, और इसके इनिशियल पॉइंट को ही रेफरेंस माना था, जीरो हो गया, बन गई इक्वेशन, एक्स और वी का रिलेशन आ गया। हमने एक रिलेशन डेवलप कर दिया बिटवीन वी और एक्स। ले देके यार पोटेंशियल एनर्जी में 2 ही आते हैं बार बार, ग्रेविटी और स्प्रिंग। तीसरा आ जाए, तीसरे तब आते हैं जब इस क्वेश्चन में चार्ज इन्वॉल्व हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाए, मैग्नेटिज्म आ जाए, तो भले और एनर्जी बढ़ जाएगी। है ना, अदरवाइज इस चैप्टर में एचसीवी लगाते वक्त तो आपको 2 ही पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दिखेगी, स्प्रिंग और ग्रेविटी। हाँ
ये एक पॉइंट था कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही है। इसकी हाइट तो बदल नहीं, क्या करेंगे, हमको टाइम क्यों खराब करेंगे, हमको पता है जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ भी लिखेंगे। तो अब तो यही तो यार प्रैक्टिस का पार्ट है कि हमारा फोकस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फोकस उस ब्लॉक के ऊपर रखो ना जिस ब्लॉक की हाइट बदल रही है। जिसकी हाइट नहीं बदल रही है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन वो हमारे न्यूमेरिकल में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, तो हम क्यों उसके बारे में सोचे। जिसका जिसकी हाइट वेरिएशन है उसको सोचो आप, जिसका हाइट नहीं वेरिएशन है। समझे अच्छे से, क्योंकि हमें फाइनल देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि हमें कम टाइम में आंसर चाहिए, हमारा सारा सिंगल एजेंडा यही है कि जल्दी से जल्दी आंसर, वो भी सही। एक्स और वी में रिलेशन आ गया। अब अगर मैक्सिमम वी निकालना है, हालांकि मैक्सिमम वी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, उसके लिए और कुछ नहीं करना है, आपने वी और एक्स में रिलेशन निकाला है ना यहाँ पर, और वो रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा होगा। हम मैक्सिमम मिनिमा के बगैर भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलो आप बताओ क्या करेंगे, मैक्सिमम वी के लिए क्या करना चाहिए हमें, अगर मैक्सिमम वी निकालना है तो इस इक्वेशन में अगर मैं वी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। आप मेरी बात नहीं समझे शायद। भाई ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, देखो ये पूरी इक्वेशन बन रही होगी माइनस म्यू एम जी एक्स, मतलब ये कुछ ऐसा बन गया 5/8 एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एक्स बाई टू माइनस म्यू एम जी एक्स और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक बार ये कंफर्म करना याद रहा ये। ठीक है, तो ये बन गया ना। तो मैक्सिमम वी की मैक्सिमम वैल्यू एक्स के कौन सी वैल्यू पर आएगी, इसका एक तरीका तो ये है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी उस टाइम यहाँ फोर्स बैलेंस होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब dv बाई dt जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब कि फोर्स बैलेंस। तो अगर हम यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे t/2 इक्वल टू के एक्स प्लस फ्रिक्शन, और यहाँ पर लिखेंगे t बराबर mg। तो ये तो एक तरीका हो गया फॉर वी मैक्स। थोड़ा सा वर्बली कर ले, देखो t/2 कितना बन जाएगा, t/2 मतलब यहाँ से t बराबर mg है, तो t/2 मतलब mg/2, तो mg/2 बराबर म्यू mg। म्यू हमने 0.4 लिया था, तो 0.4 mg और प्लस के एक्स, इससे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। और वो एक्स जब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फिर बोलूंगा यार देखो, ये वी मैक्स और एक्स मैक्स जो पूछा जाता है ये तो सेकेंडरी पार्ट है, ये तो जिसकी इक्वेशन बन जाएगी उसका आंसर आ जाएगा अपने आप। क्वेश्चन में ये दिमाग मत लगाया करो कि हम वी मैक्स कैसे निकालेंगे, भाई आप पहले वर्क वर्क एनर्जी वाली इक्वेशन तो बनाओ पहले, आंसर तो आना ही है। सेकेंड पार्ट में बी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो यही वी जीरो कर लो, इसी इक्वेशन में वी जीरो कर लीजिए। दोनों के आंसर इसी इक्वेशन से आने, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सटेंशन दोनों का आंसर एक ही हो, दोनों को सॉल्व करने का तरीका यही है। भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी एक्स मैक्सिमम निकालना है तो जैसे वी टर्म विल बी जीरो, और मैक्सिमम वी निकालना है तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी फोर्स बैलेंस करके।
इस बार ना एक क्वेश्चन शायद हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट इस बार के पेपर में भी ये कंसेप्ट था। अब शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यही क्वेश्चन था, बट शायद कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिया था। कुछ है कि एग्जैक्ट यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट देखो एक इंक्लाइंड प्लेन था, उस पर कहा गया था शायद कोई एक मास m है, वो कुछ वी नॉट वेलोसिटी से गया और पहले उसने स्ट्रेट पाथ फॉलो किया है, एल लेंथ की स्ट्रेट पाथ, एंड समहाउ उसने एक सेमी सर्कल फॉलो किया ऑफ रेडियस r, स्ट्रेट पाथ एंड समहाउ एक सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस r। मे भी यहाँ पर छोटा सा कोई एक ऑब्स्टेकल लगाया हो जिससे टकरा करके वो सर्कल पे चला गया हो। तो रीजन कोई भी रहा, उससे क्या मतलब है, ये एल डिस्टेंस गया और आर डिस्टेंस का सेमी सर्कल, तो इसकी यहाँ पर क्या स्पीड बनेगी, और ये एक रफ सरफेस है विद कोफिशिएंट म्यू। फिर सेम प्रिंसिपल लगाइए, क्या लिखेंगे वर्क बाय फ्रिक्शन, इसमें क्या लिखोगे वर्क बाय फ्रिक्शन? माइनस सर म्यू इंटू क्या, एम जी कॉस थीटा, और इसके आगे बस। अब ये तो क्लियर हो गया ना, सिर्फ यहीं पर फंसोगे और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पर जो कि एल डिस्टेंस पर है, तो काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल, ये हाइट निकालनी पड़ेगी इनिशियल पॉइंट से, ये कितना ऊपर है वर्टिकल हाइट, एल हाइट नहीं है इसकी, हाइट मतलब ये वाली, मतलब एल साइन थीटा होगी ना। अभी आप थीटा के फॉर्म में बोलो ना यार, माइनस इनिशियल वाली हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0, लिख लें इसको। ये जेई का है 19 का, ये इस बार का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट कुछ ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन था, अगेन बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। मतलब क्वेश्चन पढ़ के अब ये मत सोचना कि इसमें इंक्लाइन प्लेन दिया है तो क्या करें, इसमें हाइट दी गई है, इसमें ये बोला है, हम क्या करें। बोलने दो जो बोल रहे हैं वो, आप ये इक्वेशन लिखो बस। ठीक है, तो इतना करो, बाकी अब अगली क्लास में है लास्ट, अगली क्लास वो होगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाली, जो √5 GL वाली, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिनिमम स्पीड वाली।